कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त हॉस्पिटल के गलियारे से, जहां हर कोई परेशान है। पूरे परिवार की आंखें एक ही दरवाजे की ओर टिकी हैं। मुखिया जी, जिन्हें सब जेठू कहकर पुकारते हैं, उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत नाजुक है। अदिति एक तेज तर्रार और भावुक स्वभाव की लड़की है। अपने सास ससुर और परिवार के साथ वहाँ मौजूद है, पर इस गंभीर माहौल के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो पूरे परिवार के लिए सवालों का केंद्र बन चुका है। झनक एक साधारण सी लड़की है, लेकिन मुखिया जी के लिए उसके दिल में एक गहरा सम्मान और स्नेह है। जब पुतुल मुखिया जी की बेटी झनक को हॉस्पिटल लेकर आती है तो पूरे परिवार को झटका लगता है, खासकर अदिति को। दरअसल मुखिया जी ने बार बार होश में आने के दौरान सिर्फ एक ही नाम लिया था, झनक। पुतुल मानती है कि बाबा का जिस चेहरे की सबसे ज़्यादा तसल्ली मिलती है वो झनक है। लेकिन अदिति को झनक की मौजूदगी बिल्कुल नागवार गुजरती है। उसे लगता है कि ये लड़की किसी साजिश के तहत उनके परिवार में वापस आई है। पुतुल झनक से कहती है, चलो ना, बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन झनक की आंखों में अजीब सी दृढ़ता है। वह जवाब देती है, पुतुल दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जब तक मुखिया जी ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगी और उनकी सेवा करूँगी। पास खड़ी अदिति ये सुनकर तिलमिला जाती है। ये क्या बकवास है? तुम कौन होती हो यहाँ रहने वाली? तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। लेकिन झनक शांत है। उसका जवाब सधी हुई आवाज़ में आता है, मैं कुछ लेने नहीं आई, सिर्फ देने आई हूँ। मुखिया जी ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मैं उनका साथ दूंगी। उधर बिस्तर पर लेटे मुखिया जी ये सुनते हैं और एक कमज़ोर मुस्कान के साथ कहते हैं, पुतुल झनक को यहीं रहने दो। वो रहना चाहती है तो रहने दो, इसमें क्या दिक्कत है? यह सुनकर पुतुल और अन्य लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अदिति का गुस्सा और भड़क जाता है। उसके मन में अब शंका घर करने लगती है, क्या झनक सच में मासूम है या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? इसी बीच ऋषि और अदिति के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऋषि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बुरी तरह से उलझा हुआ है। अदिति को शुरू से ही यह शादी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि यह रिश्ता भी दबाव में हुआ था। उसे लगता है कि ऋषि ने कभी उसे दिल से अपनाया ही नहीं और अब झनक की एंट्री से सब कुछ और जटिल हो गया है। एक दिन अदिति ऋषि से सीधा सवाल करती है, तुमने इस लड़की को पैसे क्यों दिए थे? वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं थी, फिर भी तुमने उसकी मदद की। ऋषि गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन देखो अदिति, वो बीमार थी, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने इंसानियत के नाते मदद की, इसमें गलत क्या है? लेकिन अदिति ये जवाब मानने को तैयार नहीं। वो कहती है, इंसानियत या कुछ और? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं थी तो आज हॉस्पिटल में क्या कर रही है? और जेठू उसके इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऋषि चुप रह जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अदिति को कैसे समझाए। वह कहता है मैंने कुछ नहीं छुपाया, जेठू ने उसे बुलाया है, मैंने नहीं। लेकिन अदिति का गुस्सा थमता नहीं। तभी हॉस्पिटल के गलियारे में एक नया मोड़ आता है। झनक, जो अपने थैले के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर उधर घूम रही होती है, अचानक अदिति से टकरा जाती है। अदिति गुस्से से उसका थैला खींच लेती है, ये क्या लेकर घूम रही हो? दिखाओ। थैला गिरता है और उसमें से शंखा पौला और सिंदूर जैसे सुहागन के प्रतीक बाहर गिर जाते हैं। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। अदिति चिल्लाती है, ये क्या है? तुम अब भी ऋषि को अपना पति मानती हो? झनक का जवाब नपे तुले शब्दों में आता है, ये मेरा विश्वास से मेरी शादी हुई थी, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो। मैंने उसे दिल से स्वीकार किया है, ये मेरे सम्मान का प्रतीक है। अदिति को जैसे आग लग जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ आग लगाने आई हो? लेकिन झनक डटी रहती है, मैं किसी को तकलीफ़ देने नहीं आई, मैं सिर्फ मुखिया जी के लिए आई हूँ। पुतुल अब हस्तक्षेप करती है, अदिति शांत हो जाओ। झनक को बाबा ने बुलाया है। लेकिन अदिति कुछ सुनने को तैयार नहीं।
वो वहाँ से निकल जाती है। ऋषि उसका पीछा पीछा करता है। अदिति मेरी बात सुनो। अदिति रुकती है और कहती है तुमने मुझे कभी दिल से स्वीकार किया ही नहीं। अब ये झनक मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुखिया जी की हालत नाजुक है लेकिन वो झनक को देखकर मुस्कुराते हैं। बेटी मुझे पता था तो ज़रूर आएगी। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मुझे बुलाया तो मैं कैसे नहीं आती। फिर वह वादा करती है कि वो उनकी सेवा करेगी और कहने पर अपने पिताजी को ढूंढेगी भी। उधर ऋषि की प्रोफेशनल ज़िंदगी भी संकट में है। उसके सीनियर डीजे से उसे बुलाते हैं और कहते हैं तुम हमारे बेस्ट ऑफिसर हो लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से सवाल उठ रहे हैं। ये शादी का मामला क्या है। ऋषि थक चुका है। वह कहता है सर वो शादी हालातों में ज़बरदस्ती हुई थी। मैंने कभी झनक को अपनी पत्नी नहीं माना। मेरी ज़िंदगी में अदिति है। डीजे कहते हैं कमेटी तुमसे सवाल करेगी। हो सकता है तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाए या सस्पेंड कर दिए जाओ। ऋषि जवाब देता है मैं सब सच बताऊंगा। मुझे डर नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर वह डरा हुआ है कहीं अदिति ये सब जानकर हमेशा के लिए न चली जाए। वह सोचता है काश उस वक्त वो शादी नहीं करता। अब ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। कहानी यही एक और गहराई लेती है जब अदिति गुस्से में हॉस्पिटल से निकल रही होती है और एक बार फिर से झनक से टकरा जाती है। झनक और अदिति की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भावनाएं अपने चरम पर थी। अदिति की नाराज़गी झनक की हर बात पर झलक रही थी और जब झनक ने यह कह दिया कि उसे अपनी इज्जत तो बचानी आती है तो अदिति और भी भड़क उठी। उसकी आवाज़ गूंज उठी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बोलने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आकर मेरे परिवार को तोड़ सकती हो। लेकिन झनक अब भी शांत रही ही। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और शब्दों में ठहराव। मैं कुछ तोड़ने नहीं आई अदिति जी। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आई हूँ। आप मुझे गलत समझ सकती हैं पर मेरे लिए मुखिया जी पिता समान है। इसी बीच ऋषि वहाँ पहुँचता है और दोनों को देखकर वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अदिति प्लीज़ शांत हो जाओ। ये सब जेठू की वजह से हो रहा है। मैंने झनक को नहीं बुलाया था। लेकिन अदिति अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसने घूरते हुए कहा ऋषि तुम्हारी हर बात अब मुझे झूठ लगने लगी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके शब्दों में पूरा माहौल थम जाता है। मुखिया जी को नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है। अगर जल्दी ब्लड नहीं मिला तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। जनक बिना एक पल गवाए आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए। आप अगर मेरा ग्रुप मैच करता है तो मैं ब्लड दूंगी। इस समर्पण को सुनकर अदिति का गुस्सा और भड़क जाता है। वो व्यंग कसते हुए कहती है वाह झनक मौका मिल गया ना तुम्हें। अब ब्लड देकर तुम जेठू की नज़रों में और महान बन जाओगी। झनक कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी है लेकिन आवाज़ में फिर भी असंतुलन है। मैं कुछ साबित करने नहीं आई। मैं सिर्फ एक इंसान की जान बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं और परिणाम सामने आता है। झनक का ब्लड ग्रुप मैच करता है। वह बिना हिचकिचाहट ब्लड डोनेट कर देती है और यह बात पूरे परिवार में फैल जाती है। कुछ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं लेकिन अदिति और कुछ अन्य भी अब भी उसे शक की निगाहों से देखते हैं। जैसे ही मुखिया जी की हालत थोड़ी सुधरती है वह झनक को पास बुलाते हैं और कहते हैं बेटी तुमने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। झनक उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है मुखिया जी ये कोई आसान नहीं। आपने मेरे लिए जो किया है वह इससे कहीं ज़्यादा है। यह मेरा फ़र्ज़ था। मगर इस सब के बीच घर के भीतर एक नई बहस जन्म लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि झनक को इस घर में रहना चाहिए क्योंकि वह मुखिया जी के लिए बेटी जैसी है। वहीं अदिति और कुछ अन्य सदस्य इसके सख्त खिलाफ हैं। अदिति साफ कहती है यह लड़की हमारे परिवार की लक्ष्मी ही नहीं हो सकती। यह तो बस एक बाहरी है पुतुल। उस पर विरोध जताते हुए कहती है अदिति तुम झनक को गलत समझ रही हो। उसका कोई गलत इरादा नहीं है। वह सिर्फ बाबा की मदद करना चाहती है। लेकिन अदिति का गुस्सा थमता नहीं है। वह दृढ़ स्वर में कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ झनक जैसी लड़की को इतना महत्व मिल रहा है। ऋषि जो अब तक चुप था आखिरकार आगे आता है और अदिति से साफ साफ बात करता है। अदिति मैं अब तुमको सच कहना चाहता हूँ
हाँ, मेरी शादी झनक से हुई थी, लेकिन वह मेरी मर्ज़ी से नहीं थी। गाँव वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। मैंने कभी उसे अपनी पत्नी नहीं माना। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो और मैं सिर्फ़ तुम्हें चाहता हूँ। अदिति की आँखों में आँसू आ जाते हैं। ऋषि, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मेरा भरोसा टूट चुका है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऋषि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति अपना फ़ैसला कर चुकी थी। वह चली जाती है। उसके मन में विचार चलते हैं शायद अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैं इस रिश्ते में उलझना नहीं चाहती। इसी बीच कहानी अपने भावात्मक शिखर पर पहुंचती है जब जनक मुखिया जी से वादा करती है, आपने मुझे हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है। अब मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पिता को ज़रूर ढूंढूंगी। मैं आपके इस अधूरे सपने को पूरा करूँगी। मुखिया जी मुस्कुराते हैं और अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, बेटी मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ज़रूर कामयाब होगी। दूसरी ओर अदिति अपने मायके लौटने का फैसला लेती है। वह ऋषि को अंतिम बार कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है। ऋषि उसे चुपचाप देखता है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। वह कहता है, अदिति, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या झनक अपने पिता को ढूंढ पाएगी? क्या ऋषि और अदिति का टूटा रिश्ता कभी फिर जुड़ पाएगा? और क्या मुखिया जी पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब झनक के अगले एपिसोड में जिसे आप देख सकते हैं स्टार प्लस और जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, यह थी झनक और अदिति की एक भावात्मक उलझनों से भरी लेकिन सच्चाई से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया।